नमस्कार दोस्तों, एमपी जो डिबेट है उसमें आपका स्वागत है। हमारे साथ इस डिबेट में स्पर्श चौधरी जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। हमारे साथ वाणी आलूवालिया जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। और हमारे सहयोगी राकेश शर्मा हैं। दरअसल हम जो बातचीत करने वाले हैं वो सर्वे पे शोर का है। दरअसल कभी भी जब चुनाव होता है तो बहुत तरह के सर्वे होते हैं। ये अलग बात है कि चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल पे तो बैन लगाया है, पर बहुत तरह के सर्वे आते हैं जहां पर एक तरह से अनुमान होता है कि कहां पर कौन सी सीट कमज़ोर है, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। इस तरह का एक सर्वे होता है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी जो है वो आत्मविश्वास से लबरेज है। लोकसभा चुनाव के लिए नेता अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। प्रदेश में सभी 29 सीटों को फतह करने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि आरएसएस के कथित सर्वे में बीजेपी आदिवासी बाहुल्य कुछ लोकसभा सीटों पर कमजोर नजर आ रही। इसी सर्वे के आधार पर दावा किया जा रहा है कि एसटी बाहुल लोकसभा सीट धार, मंडला और रतलाम में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ जमीनी कार्यकर्ताओं में नाराजी है। दूसरा, पार्टी के बड़े नेता अति आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। बीजेपी के लिए इसलिए भी खतरे की घंटी है क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली 66 सीटों में से 22 सीटें आदिवासी क्षेत्रों की है। मालवा और निमाड़ में सबसे ज़्यादा 22 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। उनमें से 11 सीटें कांग्रेस की झोली में आई थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर जीत के लिए काम कर रही है। यहाँ आदिवासी वर्ग को साधने का प्रयास भी किया जा रहा है। कांग्रेस नेता सर्वे को अपना बता रहे हैं, साथ ही दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के सर्वे में पूरे प्रदेश में बीजेपी की हालत पतली है। बीजेपी ने शासन के चारों ओर आर्थिक और सामाजिक बदहाली है। संघ के सर्वे झूठे होते हैं। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि संघ एक सामाजिक संगठन है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। संघ चुनाव को लेकर कोई सर्वे नहीं कराता है। बीजेपी सर्वे वाली पार्टी नहीं है, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करके वो सर्वे करती है। सर्वे वाली कांग्रेस अब विलुप्त हो चुकी है। हम आज इसी मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, पर पहले सुन लेते हैं कि इस बारे में जो राजनेता है मध्य प्रदेश के वो क्या कुछ कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं उनकी प्रतिक्रिया। देखिए, अद्भुत है। संघ जो है वो राजनीतिक संगठन नहीं है। संघ एक सामाजिक संगठन है और संघ के कभी भी चुनाव को लेकर इस प्रकार के कोई सर्वेस एज सच नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ज़रूर ज़मीन पर जो है अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करके सर्व करने का प्रयास करती है, क्योंकि भाजपा भी सर्वे वाली पार्टी नहीं है, सर्व करने वाली पार्टी। और जो सर्वे वाली पार्टी थी और जो सर्वे वाले नेता थे कांग्रेस के, वो समाप्त हो गए। तो निश्चित तौर पर अंतिम पंक्ति तक पहुंचना, प्रधानमंत्री जी की सर्वांगीण विकास की योजनाओं को लेकर जाना, प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश में तरक्की की राह को अग्रसर किया है उसको लेकर जन जन तक जाना, लाभार्थियों से संपर्क करना और प्रत्येक सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ना भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य में है। देखिए, पहली बात तो सर्वे हमारा है और वो सबसे बड़ा सर्वे है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत सब जगह ख़राब है और उसके आधार हैं महंगाई, बेरोज़गारी, एक तरह से बहुत ही बुरे हालात ने आर्थिक बदहाली की तरफ से अगर हम देखें, सामाजिक बदहाली। संघ के सर्वे वर्वे सब झूठे होते हैं और संघ क्या कह रहा है मुझे नहीं मालूम, किस उद्देश्य से कह रहा है, लेकिन संघ भी जानता है कि हकीकत में, असलियत में भारतीय जनता पार्टी न केवल आदिवासी वर्ग में बल्कि हर वर्ग में ही पीछे छूट रही है और कहीं पर भी बीजेपी का समर्थन नहीं है। संघ तो सर्वे देता है अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करने के लिए, पर आज कार्यकर्ता किसके लिए खड़ा होगा? कार्यकर्ता उनके लिए खड़ा होगा जो दूसरों को पार्टी से, दूसरी पार्टी से लाके उन कार्यकर्ताओं का अधिकार देना है। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ है। हमारा सर्वे सबसे ऊपर है कि बीजेपी सर्वाधिक सीटों पर कमज़ोर है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के स्पोक्समैन कह रहे हैं कि बीजेपी जो है सब जगह कमज़ोर है और बीजेपी 29 सीटों को जीतने का दावा कर रही है। इस बीच में जो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र की जो बात आरएसएस के सर्वे के नाम पे आई है, जिसमें भाजपा की ओर से कहा गया कि ऐसा कोई संघ जो है वो सर्वे नहीं करता, संघ एक सामाजिक संगठन है। तो चलिए सर्वे के शोर के बीच में हम जानते हैं हमारे मेहमानों से कि उनकी क्या राय है। तो सबसे पहले स्पर्श चौधरी जी जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो कथित सर्वे की बात हो रही है और जिसमें ये कहा जा रहा है कि SC/SC बाहुल क्षेत्र में बीजेपी थोड़ी कमज़ोर है, जबकि बीजेपी 29 की 29 सीट जीतने का दावा कर रही है। मोदी की गारंटी उनके साथ है, उन्होंने पहले से कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं और वो आत्मविश्वास से भरी हुई पार्टी दिखती है। जहां आपके लोग इस समय
पार्टी छोड़ छोड़ के बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको कैसे लग रहा है कि आदिवासी सीटों पर जो है आपकी पार्टी जो है वो मजबूत है और बाकी जगह भी आपकी पार्टी मजबूत है? इसके लिए आपके पास क्या आधार हैं और किस आधार पर ये आप बात कह रहे हैं? तो सबसे पहली बात तो नमस्कार जी आप सभी को। जहां तक मुझे लगता है अति आत्मविश्वास वाली बात आपने शुरू में कही थी, तो अति सर्वत्र वर्जित होता है, तो अहंकार तो करना नहीं चाहिए। और अगर हम अभी के सर्वे की बात कर रहे हैं या विधानसभा चुनाव के समय के सर्वे की भी बात कर रहे हैं, तब भी ऐसे सर्वे इंटरनल सर्वे आए थे और अमित शाह जी भी ये जानते हैं, सभी जानते हैं। फिर ईवीएम की मैच फिक्सिंग जो हम कह रहे हैं मैनेज हो गई, उसके नतीजतन जो भी नतीजा फाइनली रहा। लेकिन जमीन पर जब हम आदिवासियों के तक जो वादे जो गारंटी हम करते हैं वो पहुंचाने की बात करते हैं, उसमें जो कमी रही है वो आपको तमाम आज नहीं तो कल जब रिजल्ट्स आएंगे, जब पता चलेगा, तो वो बाहर आ जाएगी वो बात कि अल्टीमेटली जो आदिवासी वर्ग होता है वो इन झूठे प्रलोभनों को जब वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं, तो उन इस धोखाधड़ी को समझता है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आदिवासी चेहरे पर पेशाब किया जाना और मध्य प्रदेश का आदिवासी अपराधों में, आदिवासियों के साथ हो रहे अपराधों में, खासकर महिलाओं के प्रति अपराधों में टॉपर होना, ऐसे तमाम चीजें हैं। एक और बात कहूंगी कि आदिवासी सब देख रहे होते हैं, जो समुदाय है जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, जहां पर कमजोर सीट इंटरनल सर्वे है आरएसएस का या जो भी, तो ये लोग ये जो सारी चीजें हैं कि आप यूनियन मिनिस्टर फग्गन सिंह कुलस्ते जी हार जाते हैं चुनाव, और हरवा दिए जाते हैं दरअसल जानबूझकर, क्योंकि संभवतः वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते थे। तो दिक्कत ये है कि आप टोकनिज्म कर रहे हैं, आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, आप अल्टीमेटली योजनाएं गारंटियां ला रहे हैं, आप वहां तक पहुंचाएंगे नहीं। पिछले 18 साल की बात कर लें या 10 सालों की बात कर लें, सब तरीके से आपके पास इस सत्ता पर रही जी है। मैं थोड़ा आपको रोकता हूँ एक जगह। आप जी, कह रहे जी। हैं कि फग्गन सिंह कुलस्ते जो है वो एक आदिवासी थे और मुख्यमंत्री का चेहरा था, पर बीजेपी ने इस जो विधानसभा चुनाव है उसमें इस मिथक को तोड़ा और नए से नए आदमी को हमने देखा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया। किसी ने मोहन यादव के बारे में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उनका चेहरा नहीं देखा था, पर उसको भी बनाया। जी। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो विष्णुदेव साय को बनाया। ये जो तीनों चेहरे थे, ये प्रमुख चेहरे जो मीडिया सजा रहा था उसमें तो नहीं थे, पर उनको बनाया। तो ये कहना कि फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी चेहरा थे मुख्यमंत्री का और उनको हराया, ये बात थोड़ी सी ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं तथ्य से परे। वैसे ये सभी जानते हैं, बट कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि जो बातें सबको पता है और जमीन तक आप जो आम आदमी है उसको आप ज्यादा समय तक मूर्ख नहीं बना सकते हैं, खास करके आदिवासी समुदाय को। तो वो चीजें वहां तक नहीं पहुंच रही हैं। चेहरे की बात अलग हो जाती है, चेहरों की बात हम सभी करते हैं, राजनीति में बहुत की जाती है, लेकिन अल्टीमेटली आप जमीन पर वो चीजें नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए उनमें आक्रोश है, उनमें नाराजगी है, और नाराजगी आप ही के सर्वे में जो पहले भी थी वो आपको समय समय पर दिखती रहेगी। और यही सारी बातें हैं जो आगे और ज्यादा क्लियर होंगी। जी, तो 2019 के चुनाव में ये जितनी रिजर्व सीटें थी सब बीजेपी ने जीती थी, और इस बार आपको लग रहा है कि वहाँ पे कुछ कमजोर स्थिति है। तो हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जो हैं वाणी आहलूवालिया जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। वाणी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी इस पर चौधरी जो बात कह रही थी और जो ये कथित सर्वे की बात हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि आरएसएस ने इस तरह का कोई सर्वे कराया, और आपके लोग कह रहे हैं कि भाई आरएसएस इस तरह के काम नहीं करती है। हम जानते हैं कि आरएसएस जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट में खड़ी होती है, ग्राउंड जीरो पे बहुत सारा काम करती है, वो लोगों का माइंडसेट बनाती है, वो बहुत ऐसा काम करती है जो सामान्यतः दिखता नहीं है। पर ये सर्वे की बात आरएसएस के नाम पे आई है, तो ये कहाँ तक सच है और क्या वाकई में आप 29 की 29 सीट जीत रहे हैं, या कहीं आपको भी लगता है कि आदिवासी क्षेत्रों में अभी और मेहनत की जरूरत है? जी नमस्कार जी सबको। सबसे पहले तो सुभाष जी, जी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि संघ कोई सर्वे नहीं करता, जी कंडक्ट नहीं करता कभी भी। एक विचारधारा है संघ, और उस विचारधारा के अनुकूल सबको देश के विकास के लिए जो की नीति, एक यूनिफाइड अप्रोच है संघ।
दूसरी चीज जो ये बार बार टिप्पणी आज संघ जी ने ऐसा नरेशन दिया है कि अपने सर्वे के उसमें कि हमारी जो पिछड़ी जनजाति की सीट से उसमें हम बीजेपी वाले कमजोर हैं। ऐसा है, कुछ ना कुछ तो कांग्रेस को नया काल्पनिक ढूंढना होता है। तो ये तो सब क्या है, सीधे साधे आदिवासियों को मूर्ख बनाने की योजनाएं आज से नहीं है, बहुत पहले से है। नहीं तो कमलनाथ जी का जो गढ़ है, आदिवासी गढ़ है छिंदवाड़ा, वहां पे आप आदिवासियों को बहुत प्रगतिशील देखते, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है वहां पे। दूसरी चीज, कांग्रेस का हमेशा चुनावी हिंदू का माहौल रहता है ना। तो जब चुनाव आते हैं तो उनको हिंदू धर्म के लिए सब कुछ याद आ जाता है। और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। और पिछले विधानसभा चुनाव में आपने मेंशन किया कि हमने सीएम्स जो चुने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये साबित कर दिया कि भाजपा जातिवाद पॉलिटिक्स के अंतर्गत काम नहीं करती। आपने तीनों जगह पर ऐसी चेहरे देखे जो आपके सोच और आपकी कल्पना के बाहर थे, आपने एक्सपेक्ट थोड़ी किया था। ये नए चेहरे थे। जी एंड वी हैव टेकन केयर ऑफ एवरी कम्युनिटी इन आवर कंट्री। दूसरी चीज, रही बात योजनाओं की, तो ये जो इतना चिंता कर रहे हैं हमारी, पहले तो अपने गरिबान में झांके। जब कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, जितनी योजनाएं थी आदिवासियों के लिए उन्होंने तुरंत सीएम बनते साथ बंद कर दी थी। संबल योजना, सीधे साधे आदिवासियों को मदद मिलती थी, सबसे पहले वो बंद की। फिर जो गरीब बहनों को 1,000 रुपए का अनुदान मिलता था वो बंद किया। आप जानते हैं ना, बेगा और सहरिया जाति की जो बहनें थी उनको 1,000, वो बंद किया। गलत तो नहीं बोल। तीसरा, जो इनको अनुदान में कुछ जूते चप्पल कपड़े मिलते थे वो बंद कर दिए। तो ये कहा, मैंने कहा ना, इट इज सिर्फ चुनावी हिंदू का माहौल। जी और हम अगर गिनते जाएं तो ऐसी तो हम बहुत सारी चीजें गिन सकते हैं पूरे देश और प्रदेश में। खरगोन में मोदी जी ने 170 करोड़ की लागत से एक नया कॉलेज का शिलान्यास किया है ना। आप जानते हैं कि तात्या भील के नाम से है वो। अमरकंटक में आदिवासी यूनिवर्सिटी है ना। जो ये तेंदुपत्ता की जो है उसमें उन्होंने इजाफा किया है। तो कुल मिला के वाणी तेंदुपत्ता जी की आप जो ये कह रही बेचने हैं की कि स्कीम थी। बीजेपी ने कमलनाथ जो थे वो आदिवासियों के विरोधी और जो उनकी योजनाएं थी उन्होंने अपने वो कार्यकाल सिर्फ में चुनावी माहौल है जी वो। तो उन्होंने चुनाव को देखकर जो है और वो चुनाव के समय थोड़ा हिंदूवादी चेहरा बना के रखते हैं इस पर बिल्कुल जी। बिल्कुल। और ये आज के थोड़ी है, ये तो कितने वर्षों का है। अगर ऐसे होता तो शिवराज जी ने जब सरकार बनाई थी 2014 के पहले, ये तो थे सीएम थे, कितने वर्ष थे। ये यहाँ की जमीन को खोखला करके गए हैं, मध्य प्रदेश को निचोड़ के गए हैं। ना सड़कें थी, ना पानी था, ना कॉलेजेस थे, ना कुछ विद्युत सेवाएं थी, ना यहाँ रोजगार था, बदहाल था। ये पिछड़ा हुआ प्रदेश था। आज कम से कम हम पहली दूसरी की गिनती में आते हैं पूरे देश में। भोपाल तीसरे नंबर की राजधानी है स्वच्छता में। इंदौर अभी तक वो कोई तोड़ नहीं पाया इंदौर का मकान स्वच्छता में। जल हर घर में पहुंच रहा है। आदिवासी गरीब महिलाएं जो चूल्हे पे अब खाना बनाती थी, उनको गैस के कनेक्शन मिल रहे हैं। बच्चे कम बीमार पड़ रहे हैं, बच्चों की जो मृत्यु संख्या है वो कम हो गई है। जी इतनी तो चीजें वाणी हैं। जी जरा हम पूछते हैं इस पर जी आप बताइए कि जो कुछ खुशहाली हुई है, खुशहाल मध्य प्रदेश हुआ है, समृद्ध मध्य प्रदेश हुआ है, बीमारू मध्य प्रदेश से नाम हटा है, ये सब कुछ बीजेपी बिल्कुल अपने खाते में डालती है और वो कह रही कि जो मध्य प्रदेश की दुर्दशा थी, उसकी सड़कें खराब थी। तो आप लोगों ने बहुत लंबे समय तो राज नहीं किया, कमलनाथ जी का जो कार्यकाल था वो कितना था, और बाकी 18 साल से तो यही लोग जो कुछ कर रहे हैं। तो अभी भी आप पे कहीं ना कहीं दोष है कि आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि आप चुनाव के समय हिंदू बनते हैं, जबकि भाजपा पूरे समय हिंदू के पक्ष में खड़ी दिखती है। तो आपको चुनाव के समय हिंदू बनने की क्या जरूरत पड़ती है?
पहली चीज तो चुनाव के समय हिंदू बनने वाली बात, हिंदुत्व का कार्ड खेलने वाला काम कौन कर रहा है ये सभी जानते हैं देश में। बांटो और राज करो का जो चल रहा है, तो जो चुनाव के समय बनने वाली कोई बात नहीं होती है। दूसरी चीज, आपने अभी थोड़ा विकास की बात की मध्य प्रदेश की, वाणी जी ने, तो मैं तो यहाँ क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों की बात करना चाहूंगी, तो मैं द मूक नायक की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि भाई हमारे कुछ जिले जो सभी जानते हैं जो आदिवासी बहुल जिले हैं, तो आप अलीराजपुर, श्योपुर, कुछ खास आंकड़े देख रही थी कि भाई कुपोषण का ग्राफ गिरता ही जा रहा है। जो अति कुपोषित बच्चों की संख्या है उसके आंकड़े उसमें थे। आप अगर इन क्षेत्रों में एक ट्राइबल सब प्लान जनजाति उपयोजना होती है जिसे बंद करा दिया गया है, उसकी बात करें, ये भी माननीय इंदिरा गांधी जी लाई थी अपने समय। आप अगर इस समय जितने विकास के पैरामीटर्स जमीन पर पहुंचने के होते हैं आदिवासी क्षेत्रों में, वो आपको नहीं मिलेंगे। स्कूलों की स्थिति, तो आप सरकार में सबसे अधिक समय तक 18 साल तक यहाँ रहे हैं, माननीय शिवराज सिंह जी रहे हैं, उसके पहले केंद्र में आप 10 साल रहे हैं, और आप कहते हैं क्या कहते हैं आप, सबका साथ सबका विकास। तो सबका विकास तो नहीं, कुछ पूंजीपतियों का जो विकास है, कुछ थोड़े से लोगों का विकास है, वो दिखता है। अच्छा, जब हम क्षेत्र के अनुसार बात करते हैं तो वो और चीज आखिरी तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये तो मेरे हिसाब से ये आंकड़े सर्वविदित हैं कि जो हमारा है, न्यूट्रिशन का है, एजुकेशन का है, हेल्थ के जो आंकड़े हैं, एनीमिया के जो केसेस हैं, वो सबसे ज्यादा इन्हीं क्षेत्रों में होते हैं। आपके पास सारी सत्ता है, सारी सुविधाएं हैं, सारा धन शक्ति है, और बीमारू राज्य की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए जब भी कोई राज्य को हम नापते हैं कि वो कितना बढ़ा, और अगर उसका सबसे कमजोर तबका आगे नहीं बढ़ रहा है, सबसे कमजोर तबका पीछे है, तो आपकी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े झंडे जो है ना, वो सिर्फ बेमानी रह जाते हैं। ये जी, मैं मानती हूँ। जी तो ये मुझे लगता है। जी। इस पर जी मैं अपने सहयोगी राकेश शर्मा के पास चलूंगा। राकेश, ये जो एक कथित सर्वे आया है जिसमें कि बीजेपी डिनाई कर रही कि आरएसएस इस तरह कोई सर्वे नहीं कराती, और कोई कहीं पर आदिवासी क्षेत्रों में या अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं है, और बीजेपी पूरी ताकत से लड़ रही है, और उनको मोदी की गारंटी पे भरोसा है, और वो फिर से ये बार दोहराते हैं कि अब की बार 400 पार। और मध्य प्रदेश की बात करें तो उनको लगता है कि 28 नहीं 29वीं सीट जीतने के लिए जो छिंदवाड़ा की है, बीजेपी ने एड़ी चोटी एक कर दी है। मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ जी को और नकुलनाथ जी को छोड़ के अब बहुत सारे कांग्रेसी बचेंगे जिनको ये बीजेपी में प्रवेश ना करा दें। तो 29वीं सीट जीतने की भी कवायद बहुत तेजी से है। इस पूरी चीज को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए सुभाष जी, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जो जीत मिली है उससे बीजेपी तो काफी उत्साहित है, और बीजेपी ने करीब 163 सीटें जो हैं वो विधानसभा चुनाव में जीती थी। अब वही जो प्रदर्शन है वो इस लोकसभा चुनाव में भी दोहराना चाहती है, और इस प्रदर्शन को दोहराने में उनकी मदद करते हैं उनके अनुसांगिक संगठन या जो उनके सामाजिक संगठन होते हैं। यदि बात की जाए तो यदि आरएसएस की तुलना यदि सामाजिक संगठन से की जा रही है, तो वो सामाजिक संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो जमीनी स्तर पे काम करते हैं, और जमीनी स्तर पे जाके लोगों से फीडबैक देते हैं कि सरकार किस तरह का काम कर रही है। पिछले दिनों राजधानी भोपाल में एक बैठक भी हुई है आरएसएस की, और इस बैठक से ही ये बात निकल के सामने आई है कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी सीटें बीजेपी के लिए कमजोर हैं, और जिन सीटों पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, और इन सीटों पर जो है बीजेपी को प्रदर्शन अच्छा करने की जरूरत है। यही कारण है कि हालांकि देखिए, यदि बात की जाए विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आदिवासी सीटों अच्छी खासी आदिवासी सीटें मिली हैं, यानी झोली में जो आई हैं वो अच्छी खासी आई हैं। तो ऐसे में माना सकता है कि बीजेपी ये मान के चल रही है कि आदिवासी जो वर्ग है वो उनके साथ है। लेकिन देखिए, जो कुछ हम देख रहे हैं इसमें कि विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस को जो मिली कुल 66 सीटों में से जो 22 सीटें हैं वो आदिवासी विधानसभा सीटों की है, यानी कांग्रेस को जो मिली है वो 22 सीटें, वो 66 में से 22 सीटें हैं वो आदिवासी क्षेत्रों की हैं। इसके अलावा मालवा और निमाड़ में सबसे ज्यादा 22 सीटें जो हैं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, और उसमें से भी 11 सीटें कांग्रेस की झोली में आई हैं। इसके साथ ही जो है जयस के साथ जाना भी जो है कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुआ था। तो ये तमाम जो सिनारियो है जिसको विधानसभा चुनाव से तुलना करते हुए आरएसएस ने जो अपना काम किया है जमीनी स्तर पे, उसमें उसके कार्यकर्ता ये जमीनी स्तर से फीडबैक लेकर आए हैं कि अभी भी जो कुछ आदिवासी इलाके हैं, यदि बात की जाए मंडला है या अलग अलग जो लोकसभा सीटों की बात की जाए,
धार की बात की जाए या रतलाम की बात की जाए, वहां पर बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है और यहाँ जमीनी कार्यकर्ताओं में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी और दूसरी पार्टी के जो बड़े नेता है वो बड़े आत्मविश्वास में है। तो साफ तौर पे माना सकता है कि ये जो बैठक हुई थी पिछले दिनों राजधानी भोपाल में आरएसएस की, उसमें ये बात सामने जो निकल के आई है, उसको लेके बीजेपी खेमे में चिंता होना लाजमी है। अब ऐसे में देखिए चुनाव कल से जो है बीजेपी का जो प्रदेश नेतृत्व है या केंद्रीय नेतृत्व है वो चुनावी मैदान में नजर आएगा, यानी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कस के जो है बीजेपी तैयार है। ऐसे में जिस प्रकार की जो सर्वे आ रहे हैं या ये जो जिस तरह की बातचीत सामने निकल के आ रही है, उससे कांग्रेस काफी उत्साहित है, क्योंकि कांग्रेस ये मान के चल रही है कि छिंदवाड़ा है वो या राजगढ़, ये सीटें जो है उनके झोली में आ सकती है। क्योंकि देखिए राजगढ़ से इस बार दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में है और दिग्विजय सिंह का राजगढ़ संसदीय सीट पे काफी अच्छा प्रभाव है। तो इस बार कांग्रेस खेमा ये मान के चल रहा है कि राजगढ़ सीट उनके झोली में आ सकती है। दूसरी ओर छिंदवाड़ा सीट की बात की जाए, देखिए इस बार कितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम ले, लेकिन कांग्रेस ये मान के चल रही है कि कमलनाथ ने जो लगभग 44 साल छिंदवाड़ा की जनता की सेवा की है, या नकुलनाथ ने पिछले 5 साल जो जनता की सेवा की है, उसका परिणाम उनको इस बार के चुनाव में मिलेगा। यानी दरअसल ये साफ है कि छिंदवाड़ा की जो जनता है वो कांग्रेस का साथ देगी, ये मान के कांग्रेस खेमा मान के चल रहा है। दूसरी ओर देखिए जिस प्रकार की जो सर्वे है, सर्वे तो ना कहते हुए हम इससे ये कहेंगे कि उनकी आपसी बातचीत, यानी उन्होंने उस बैठक में जो बातचीत की है, उस बातचीत में जो एक चीज निकल के आती है, वो चीज ये निकल के आ रही है कि हमें कुछ सीटों पे मेहनत करने की जरूरत है। यानी बीजेपी को कुछ सीटों पर मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि 29 सीटों का जो टारगेट लेके बीजेपी चल रही है, उस पर काम करने के लिए बीजेपी को कड़ी मेहनत तो करना ही है, लेकिन साथ साथ जो कार्यकर्ताओं में नाराजगी है या आदिवासी अंचल में जो आदिवासी कुछ फीडबैक मिल रहे हैं, उस पे काम करना जरूरी है। वो देखिए इस पे जो है यदि देखा जाए तो बीजेपी अभी काम करना शुरू भी कर देगी और अगले कुछ दिनों में जो चुनावी माहौल बनेगा उसमें ये देखने लग जाएगा कि किस तरह किसके पक्ष में माहौल जा रहा है, बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। जी ठीक है राकेश, सही कह रहे हो। वाणी जी, मैं आपके पास आऊँगा कि चूंकि बीजेपी इस बार पूरा चुनाव मोदी की गारंटी पे लड़ रही है, मोदी जी ने कहा है कि भाई हमारा निशान कमल है, आप कमल को ध्यान में रखो, कैंडिडेट जो भी हम बेहतर हो सकता है हमने दिए हैं, पर आप चूंकि केंद्र में आपको भाजपा की सत्ता काबिज कराना है और हमको 400 का लक्ष्य है और हर बूथ पे हमको 370 से ज़्यादा वोट चाहिए, ये लक्ष्य लेके आप चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप कहें कि आरएसएस आपका जो है सामाजिक संगठन है, सोशल करता है, पर वो निश्चित रूप से चुनाव में अहम भूमिका अदा करता है। अगर हम कहें कि भाजपा की बैकबोन जो है वो आरएसएस है, जब आरएसएस के कार्यकर्ता रूठ जाते हैं या किसी से नाराज होते हैं तो वहाँ पर कैंडिडेट को मुश्किल होती है। तो यदि आरएसएस के लोगों ने आंतरिक रूप से ही ये रिपोर्ट दी, सर्वे तो नहीं कह सकते, पर अगर उनको ये खबर लगी हो कि उनके जो आपके अनुशंसित संगठन है, जो वनवासी कल्याण आश्रम है या बहुत सारे संगठन हैं, उनको लगा हो कि आदिवासी क्षेत्रों में उस तरह कहीं ना कहीं मामला कमज़ोर है, तो उन्होंने पार्टी के लोगों को बताया होगा कि भाई आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, केवल मोदी की गारंटी नहीं, आपको भी अपना कुछ ना कुछ प्रयास करना होगा। तो ये जो इसको सर्वे बोला जा रहा है, पर हो सकता है कि आरएसएस ऐसा फीडबैक तो देती है, इसमें कोई बुराई तो मुझे नहीं दिखती है। देखिए भाई साहब जी, चुनावी माहौल में एक नैरेटिव जनरेट करना बहुत जरूरी हो जाता है विपक्षी पार्टी के, क्योंकि वो ध्यान कैसे बटोरेंगे। उनके कार्यकर्ता रोज उनकी पार्टी छोड़कर भाजपा की तरफ आ रहे हैं। सबसे बड़ा वैक्यूम तो आप छिंदवाड़ा में देख रहे हैं। अगर वहां पर उनके खुद के आदिवासी नेता जो मेयर है वो भी भाजपा में आ गए हैं, तो क्यों असंतुष्टि है वहां पे? आप खुद देखिए ना, आप इसको एनालाइज करिए कि कितने इनसिक्योर हैं आदिवासी जनजाति वाले नेता कांग्रेस। हाँ, और ये जो हम चुनाव लड़ रहे हैं ये तो मोदी जी की गारंटी पे लड़ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने 2047 तक भारत को पूरे विश्व पटल पर एक बहुत बड़े पावर के रूप में प्रोजेक्ट करना ही नहीं, एक स्थापित करने की योजना बनाई। आज हम जो कर रहे हैं, चाहे वो स्पेस के लिए हो, चाहे वो आईटी टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आप ये डिजिटल करेंसी हो, आपने खुद देख लिया है कैसे हम पिछले 4 सालों को मैनेज करते आए हैं। कांग्रेस तो मजाक उड़ाई थी
जब हमने यूपीआई पेमेंट शुरू की थी। तो कांग्रेस की ये आदत है, चूं जी चूं करके कुछ ना कुछ हल्ला तो मचाना है, क्योंकि कोई ठोस मुद्दे हैं नहीं उनके पास। जी जी। तो वाणी जी आप अपने जो कर आप वो अपने ही अंदर लड़ते जा रहे हैं। जी पिछले हफ्ते इनके राष्ट्रीय नेतृत्व में एक जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो मातृशक्ति ने खुद ये चीज बोली है कि शी इज सफरिंग बिकॉज ऑफ जातिवाद पॉलिटिक्स। जी तो मोदी जी ने बहुत चीजों का अंत किया है। ठीक जातिवाद जो समीकरण होता है पॉलिटिक्स में, उसका अंत किया है। विकासवाद राजनीति लाए हैं, कोई परिवारवाद राजनीति की गंदगी नहीं है यहाँ पर। तो कोई ना कोई उल्टी सीधी टिप्पणी तो करनी है, तो उठा के भाई ये सर्वे उठा के आज दे दिया है आप लोगों को। तो ठीक है वाणी जी, इस पर आप जी देख आप ये सकते बताइए हैं कि जो मोदी जी चुनाव ने है उसका रिजल्ट। मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं। आप कमलनाथ जी इतने लंबे समय से छिंदवाड़ा में राज कर रहे थे, क्या वजह है कि अभी जो उनके महापौर हैं, जो वहाँ के नगर पालिका के और बहुत सारे नेता, क्या ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है चूंकि इस राज्य की सत्ता में है, तो ये जो महापौर हैं या बाकी लोग हैं, इनको लाभ दिख रहा है और वैचारिक समझ को छोड़ के कांग्रेसी लोग जो है भाजपा के साथ जा रहे हैं, या मोदी जी का जादू है जो सर चढ़ के बोल रहा है कांग्रेसियों के, या आप लोगों ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया है और सारा डेवलपमेंट पिछले 10 साल में जो है इस अमृत काल में ही हुआ है ये, जबकि आपके पूर्व प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने 21वीं सदी में जाने का नारा जब दिया था तो लोगों को बहुत उसमें मजाक लगा था कि ये 21वीं सदी की कौन सी बात कर रहे हैं, तो वो विज्ञान की सदी की बात कर रहे थे। पर अभी आप लोगों पे आरोप लगता है कि आप डिजिटल इंडिया के खिलाफ हैं, आप ई गवर्नेंस के खिलाफ हैं, आप उन सब चीज़ों के खिलाफ है जो जो करना चाहिए था वो सब बेचारे मोदी जी को करना पड़ा। तो इस पर जी बताइए आप लोगों ने सब क्यों नहीं किया? पहली चीज तो आपको याद दिला देती हूँ कि देश में आईटी क्रांति किसने लाई है। आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, राजीव गांधी जी के समय शुरुआत हुई इस देश में। तो डिजिटल जो क्रांति वाली बात है उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा वाणी जी ने जो कहा था उसके संदर्भ में भी ओवरऑल चर्चा कर लेते हैं फिर मोदी जी के ओवरऑल अचीवमेंट्स की। तो मैं कहूंगी आप 2047 के विकसित भारत को छोड़िए, आप 10 सालों के आर्थिक आंकड़ों की बात कीजिए, आप 2 करोड़ नौकरियों की बात कीजिए। मैं आईआईटी बॉम्बे से आती हूं और मैं आपको बता देना चाहती हूं इस समय आईआईटी और आईएम के ग्रेजुएट्स भी जॉब क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। इस समय हमारे देश में ये चुनौतियां हैं। पेपर लीक्स के मामले, मतलब रोजगार के मामले तो इतने मैं अगर शुरू करूं तो शायद कई डिबेट्स इस पे हो सकते हैं, राइट। दूसरी चीज, आप मोदी जी ने बहुत कुछ अंत किया की बात अभी कर रही थी, शायद लोकतंत्र और जो एक एटिकेट्स होते हैं, जो एथिक्स होते हैं, जो एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड वाली पॉलिटिक्स होती है, उसके अंत की तरफ जरूर हम बढ़ रहे हैं। लोकतंत्र की आत्मा, भारत की आत्मा पे जो कुठाराघात हो रहा है उसकी तरफ जरूर बढ़ रहे हैं। और एक और बात आपने कही थी ध्यान बटाने वाली, तो मुझे लगता है हजारों करोड़ों के चुनावी चंदे के घोटाले के बाद ध्यान बटाने की जरूरत किसको है ये भी सभी समझते हैं। मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, कांग्रेस के मुद्दे क्या है, ये जनता के मुद्दे हैं और ये जनता के मुद्दे पार्टी और सारा विपक्ष, पूरा इंडिया अलायंस मजबूती से उठा रहा है। तो मुझे लगता है कि और जो आप ये डिजिटल यूपीआई वगैरह की बात कर रही थी, किसी ने कोई विरोध नहीं किया क्योंकि शुरुआत ही जिसने की हो वो तो उसे आगे बढ़ाएगा ही। अच्छा, एक और बात है, आप जितनी भी सारे अचीवमेंट्स की बात कर लें, अगर वो सिर्फ फिर से वही बात आ जाएगी, सिर्फ थोड़े से 4-5 अपने मित्रों के हाथ में अगर वो विकास रह जाएगा, आम जनता, क्योंकि आप भी वाणी जी जमीन पे रहती होंगी, मैं भी जमीन पे रहती हूँ, तो हम देखते हैं कि एक इंसान क्या कहता है, आखिरी आदमी तक वो चीज पहुंच रही है कि नहीं। वो जब नहीं पहुंच रही है तो आपके, फिर से मैं वही कहूंगी कि आपके दावे, आपके 2047 के ख्याली पुलाव कोई मायने नहीं रखते जब वर्तमान में 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड आपके झूठे जुमले और वादों से भरा हो, जो वादे पूरे नहीं हो पाए। 10 साल बहुत ज्यादा होते हैं एक ऐसी सरकार के पास जिसके पास सारे इंस्टीट्यूशंस का कंट्रोल है, तो मुझे लगता है। चलिए, तो इस पर आपके जी पास तो 70 साल का इंस्टीट्यूशंस का कंट्रोल था, तो क्या आपने उखाड़ लिया? जी, तो क्या आप चाहती हैं कि मैं 70 साल का लेखा जोखा भी बताऊं? वो भी बता सकती हूँ, अभी वक्त नहीं होगा। चलिए देखते हैं कि जो सर्वे है वो, कुछ प्रतिमाएं बनी, जी जी, जो कथित सर्वे है वो पता नहीं कितना सच है क्या है, पर निश्चित रूप से कांग्रेस जो है वो बीजेपी के साथ
पुरजोर तरीके से कंधा मिला के इस चुनाव में लड़ना चाहती है। और चुनाव में लड़ाई के लिए बहुत सारे हथकंडे होते हैं, बहुत सारी रणनीति होती है। हो सकता है ये सर्वे भी उसी का एक पार्ट हो। बहरहाल आप मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।